आज से हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे, जिसका हिंदी विषय और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण उपयोग आप लोगों को आने वाला है। आज का पहला टॉपिक हमारा है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, आयोग, वाप, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण विचार में वर्ण मीन्स होता है ध्वनि। वर्ण मीन्स आपका होता है ध्वनि। तो फिर हम लोग पहले ध्वनि के बारे में जान लेते हैं। हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। हम लोगों ने ध्वनि को पहचानने के लिए कुछ सिंबल बनाया है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला क को पहचानने का ये सिंबल है। कोई भी वर्ड बोलिए आप, जैसे बोले अ को पहचानने का ये सिंबल है, प को पहचानने का ये सिंबल है, च को पहचानने का ये सिंबल है, य को पहचानने का ये सिंबल है। कोई भी वर्ड, इसी तरह से हम लोग जो भी वर्ड बोलते हैं उसको पहचानने के लिए कोई ना कोई सिंबल होता है। ओके, तो वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन्हीं वर्णों को, ये सारे वर्ण हैं, इन्हीं वर्णों को सुव्यवस्थित रूप में रखने को ही वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। वर्ण के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम लोग स्वर के बारे में देख लेते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हम लोगों को अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है। इसके उच्चारण में हवा जो है हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती रहती है। इसको पहचान, कोई भी वर्ड अगर हम लोग बोल रहे हैं और बिना किसी रुकावट के एकदम सरलता से हमारे मुख से निकलता जा रहा है तो उसको समझ जाइए कि वो स्वर है। जैसे अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, व। तो कोई बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो पहले अपने मुख से वो स्वर का ही उच्चारण करता है, क्योंकि उसको बोलने के लिए उसे किसी और वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब हम लोग देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हिरिष्ट स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। हिरिष्ट स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। हिरिष्ट मीन्स होता है छोटा, इसमें एक मात्रा होती है, इसको बोलने में कम समय लगता है। हिरिष्ट स्वर का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, क्योंकि इसमें एक मात्रा होती है। इसको जब मात्रा काउंट करते हैं, उसको मात्रा हम लोग काउंट करते हैं, उसका सिंबल होता है एक ऐसे खड़ी पाई। ठीक, हिरिष्ट स्वर को ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं। हिरिष्ट स्वर को ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं, और मूल स्वर होते हैं जिससे और अन्य स्वर बनते हैं। अब दीर्घ स्वर वे होते हैं बोलने में ज़्यादा समय लगता है। हिरिष्ट स्वर से दुगना समय लगता है। इसमें दो मात्राएं होती हैं। इस 2 मात्राएं हैं तो जाहिर सी बात है कि हिरिष्ट स्वर से ज़्यादा समय लगेगा बोलने में। अब मात्रा काउंट करते समय उसका सिंबल ये एस होता है, गुरु। वो लघु होता है, हिरिष्ट स्वर लघु होता है और इसको बोलते हैं गुरु, 2 मात्रा। और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके 7 दीर्घ स्वर हो गए। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, ए और ओ छोटे हैं लेकिन दीर्घ हैं। ए और ओ छोटे हैं लेकिन दीर्घ हैं। ओके, अब यहाँ आपका प्रश्न बनता है कि हिरिष्ट स्वर कितने होते हैं? तो हिरिष्ट स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। जो हिरिष्ट स्वर होते हैं वही मूल स्वर होते हैं। सबसे कम समय किसे लगता है बोलने में? तो हिरिष्ट स्वर को सबसे कम समय लगता है बोलने में। दीर्घ स्वर को हिरिष्ट स्वर से दुगना समय लगता है बोलने में। और मैंने आपको पहले बताया स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो 7 दीर्घ हो गया और 4 लघु हो गया, तो दोनों मिलके 11 हो गए। कंप्लीट हो गया। एक आपका यहाँ प्लुत स्वर एक्स्ट्रा होता है, इसका कोई बहुत उपयोग नहीं होता है, लेकिन बोलचाल उच्चारण में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। इसका उच्चारण का समय दोनों स्वरों से ज़्यादा होता है। हिरिष्ट स्वर से लगभग 3 समय लगता है। जैसे ओम है, उच्चारण करके देखिए, ओम, उसको जितना लंबा खींचेंगे उतना लंबा हो जाएगा। यह जनरली वर्णों के बीच और लास्ट में ही यूज होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है। अब हम लोग थोड़ा मात्राओं के बारे में जान लेते हैं। हिंदी में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? हिंदी में कुल 10 मात्राएं होती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, स्वर 11 होते हैं लेकिन मात्राएं 10 होती हैं। क्यों? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ओके, स्वर का निर्धारित चिन्ह होता है। जितने भी स्वर होते हैं सबके निर्धारित कुछ चिन्ह होते हैं जो व्यंजन के साथ मिलकर उसका स्वरूप बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे ये क है, उसमें स्वर नहीं है तो उसके नीचे हलंत रहता है। क व्यंजन है, उसके नीचे हलंत है, इसका मतलब उसमें स्वर नहीं है, वह स्वर रहित व्यंजन है। ओके, इसमें अ जुटा हुआ है, अ लगा दिए, अ की मात्रा लगा दी है तो ये बन गया क। ये आपका हो गया
क, ये व्यंजन है, उसमें ये स्वर जुट गया, ये हो गया क। इसके नीचे से हलंत हट गया क्योंकि इसमें स्वर जुड़ गया, इसमें स्वर जुटा हुआ है, ये व्यंजन इसके नीचे हलंत हट गया, इसमें हलंत लगा है तो इसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित व्यंजन है। इसमें आ की मात्रा नहीं दिख रही है इसलिए इस मात्रा को काउंट नहीं करता। अब इसमें अगर आ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा का, इसमें एक मात्रा दिख रही है, एक आ की मात्रा दिख रही है। अब इसी तरह ई छोटी ई कर देंगे तो की हो जाएगा, बड़ी ई जोड़ देंगे तो की हो जाएगा। ऊ लगा देंगे कू, बड़ा ऊ लगा देंगे कू, ए लगा देंगे तो के हो जाए ए लगा देंगे तो के हो जाएगा कै। ऐसे ही स्वर व्यंजन में स्वर जुड़कर उसका रूप बदल जाता है। अब हम लोग थोड़ा व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। व्यंजन वे ध्वनि है जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था, जैसे उसमें क है तो हलंत लगा हुआ है, उसमें अगर अ जुट गया तो पूरा व्यंजन हो गया, तो ये व्यंजन क व्यंजन हो गया और इसमें स्वर जुटा हुआ है। तो व्यंजन वह ध्वनि है जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन में जब तक स्वर नहीं रहेगा उसके नीचे हलंत रहेगा, ये स्वर रहित व्यंजन बोलते हैं, इसको स्वर रहित व्यंजन बोलते हैं। कुल 33 व्यंजन होते हैं। आइए अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में देखते हैं, व्यंजन के प्रकार के बारे में। व्यंजन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उसमें व्यंजन। पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख्य विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी वायु जो निकलती है जहाँ पे उसका प्रेशर पड़ता है, ये 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। और जो हमारी जिह्वा होती है मुख्य विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, वे भाग स्थान 5 है। पहला गला है, कंठ, दूसरा आपका कंठ से थोड़ा ऊपर आएंगे तालु, फिर उससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो मूर्धन्य जहाँ होता है, फिर उससे ऊपर आएंगे कि दंत, मूर्धा से ऊपर आएंगे दंत, दंत से और ऊपर आएंगे तो ओष्ठ हो जाएगा। जो स्पर्श व्यंजन होता है, जितने स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको बोलते समय हमारी जिह्वा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इन 5 स्थानों को स्पर्श करती है। पहले हम लोग वर्णमाला लिख लेते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन को लिखने का सिस्टमैटिक, जिसको याद ना हो तरीका है, कचट तप, कचट तप, कचट तप याद कर लिए तो क से क ख अंग आपका हो गया, च से हो गया च छ ज झ यहाँ हो गया, ट से ट ठ ड ढ अड़ हो गया, यहाँ त से हो गया त थ द ध न, प से हो गया प फ ब भ म। ये कचट तप आपके वर्णमाला हो गए। अब इसमें देखते हैं क ख ग घ अंग है। इसको बोलते समय हमें हमारी जो वायु निकलती है उसका प्रेशर गले पे पड़ता है। तो जिन वर्णों को बोलते समय हमारी वायु का प्रेशर गले पे कंठ पर पड़ता है तो उसका उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ। इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ और इसको बोलते हैं क वर्ग। इस पहले अक्षर से इसका नाम पड़ गया क वर्ग। 3 सेकेंड है, इसको बोलते समय च छ ज झ इं, हमारी वायु का प्रेशर गले से थोड़ा ऊपर तालु पर पड़ता है। ठीक, तो जिन वर्णों को बोलते समय हमारी वायु का प्रेशर कहाँ पड़ता है, तालु पर, तो उसको क्या बोलते हैं, तालव्य व्यंजन। तो वो आपका हो गया तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन च वर्ग हो गया, च से हो गया च वर्ग, क वर्ग हो गया कंठ व्यंजन, च वर्ग हो गया तालव्य व्यंजन, फिर ट ठ ड ढ अड़। इसको बोलेंगे, देखेंगे कि हमारी वायु न तो गले पे कंठ पे ना तो तालु पे से थोड़ी सी ऊपर आके ट ठ ड ढ अड़ वहाँ पे प्रेशर कर रही है, तो वो आपका वहाँ का स्थान हो गया मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। ये हो गया ट वर्ग। फिर आया आपका त थ द ध ध, फिर आया आपका त थ द ध न। इसको बोलते समय वायु का प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, दांत पे। तो ये इसका उच्चारण स्थान हो गया दंत। ये हो गया आपका दंत व्यंजन। ये हो गया त वर्ग। फिर नेक्स्ट है प फ ब भ म। इसको बोलते समय वायु का प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, होंठ पे, ओठ पे पड़ रहा है। तो ये आपका हो गया ओष्ठ व्यंजन। ये आपका हो गया ओष्ठ व्यंजन और ये हो गया प वर्ग। तो वर्णमाला याद करने का तरीका हो गया कचट तप, और उच्चारण स्थान याद करने का आपका ट्रिक हो गया कंठ से क, तालव्य से ता, मूर्धा से मुँह, दंत से द, ओष्ठ से ओ। ये हो गया कता मुदो, कता मुदो आपका ये ट्रिक हो गया। ओके, ये 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। अब इसमें प्रश्न पूछता है कि 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। तो जो कचट तप का स्पर्श व्यंजन का सेकेंड लाइन है च छ ज झ, ये 4 च छ ज झ, ये 4 आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गए। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट में देखते हैं स्पर्श व्यंजन के जो लास्ट के 5 अक्षर होते हैं
क ख ग अंग, क वर्ग का अंग, च वर्ग का इ, ट वर्ग का अड़, त वर्ग का न, प वर्ग का म। ये जो पांचों हैं इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। इन पांचों को क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। इन्हीं को हम लोग रक्तवर्ण भी कहते हैं और नासिका व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण का स्थान नासिका और मुख, नाक और मुख दोनों से होता है, इसको नासिका व्यंजन और अनुनासिक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं। य, र, ल, व, ये चार आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हीं को अर्धस्वर भी कहते हैं। इनको अर्धस्वर भी कहते हैं क्योंकि इनको बोलते समय हमें स्वरों से ज़्यादा और व्यंजन से कम समय लगता है, बीच का समय, इसलिए इनको अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। और इसमें ल, जो ल है, ये आपका पार्श्विक व्यंजन, इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसको बोलते समय हवा हमारे मुख से निकलकर जिह्वा के दोनों तरफ से बाहर निकलती है। ये आपका पार्श्विक व्यंजन हो गया। और इसमें र जो है आपका, वो लुंठित व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसको बोलते समय जीभ जो है बेलन की तरह लुढ़कती है, र, तो ये आपका हो गया लुंठित व्यंजन। ओके, अब नेक्स्ट आपका देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। श, स, स, ह, ये आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। इसका नाम ऊष्म व्यंजन इसलिए पड़ा क्योंकि इन वर्णों को बोलते समय जो हवा है हमारे मुख से बाहर निकलती है, हल्की गर्म हवा निकलती है, क्योंकि ये अधिक घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, तो इसलिए इसका नाम हो गया ऊष्मीय व्यंजन। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के संयोग से बनता है और दोनों व्यंजन अलग अलग होते हैं। वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के संयोग से बनता है और वे दोनों व्यंजन जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन 1.5 अक्षर से मिलकर बना होता है, एक का पूरा होता है और दूसरे का आधा होता है। और ये 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और आपका है ये स्र। छ बना हुआ है क प्लस स से, इसमें स का पूरा है और क का आधा है। हलंत है, मतलब ये व्यंजन जो है स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। त्र बना है त और र से बना है। ज्ञ बना है आपका ज प्लस इया से बना है। स्र बना है स प्लस र से बना है। ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। और उसमें स्र, जो स्र है ये मिश्रित व्यंजन है, इसको मिश्रित व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग द्वित्व व्यंजन के बारे में देखते हैं। जब एक ही वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में था 2 अलग अलग वर्ण मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनता है। द्वित्व में है, इसमें एक ही वर्ण 2 बार मिलता है। ओके, जैसे है दिल्ली है तो इसमें ल एक ही वर्ण 2 बार है। और चम्मच है, चम्मच में म है, वो भी एक ही वर्ण है, वो 2 बार है। जैसे गन्ना है उसमें भी एक ही वर्ण न 2 बार है। लज्जा है लज्जा में ज, ये 2 बार है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ क्या, ये वर्णमाला है, ये कोई वर्णमाला बनाया मैंने। यहाँ पे इसमें 5 लिप्स बने हुए हैं, पत्ती बनी है। पहला ये हो गया क वर्ग, क ख ग घ अंग हो गया, क वर्ग हो गया 5। फिर च वर्ग हो गया, इसमें 5 पत्ती है। ट वर्ग हो गया, इसमें 5 है। त वर्ग हो गया, प वर्ग, जितने भी 5 हैं, 5 की लाइन है, ये आपका हो गया स्पर्श व्यंजन। 5 की 5 हैं तो 25 स्पर्श व्यंजन हो गया। कचट तब से याद कर लीजिए, आपके 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद 4 की 3 लाइन, य र ल व, श स ह, छ त ज्ञ, ये स्र हो गया। तो य र ल व जो है इसको बोलने में स्वर से ज़्यादा और व्यंजन से कम समय लगता है, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। ये 4 होते हैं। और स ह है, इसको बोलने में गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है, तो ये उसमें उष्मा देते हैं, तो ये उसमें व्यंजन हो गए। ये भी 4 हैं। फिर लास्ट का बचा 4, छ त्र ज्ञ स्र। इसमें ये 4 आपके जो बचे हुए नीचे के हैं ये हो गए संयुक्त व्यंजन। इसमें एक स्र आपका मिश्रित व्यंजन है। ओके, अब हम लोग आयोग वाक्य के बारे में देखते हैं। आयोग वाक्य होते हैं जिनकी गणना न तो हम लोग स्वर में ही करते हैं और न ही व्यंजन में करते हैं। आयोग वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हवा हमारे केवल नाक से बाहर निकलती है, उसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंग था, उसमें अंग, उसका चिन्ह हो गया बिंदी। जैसे इसमें हो गया डंडा, हंस, गंगा, अंक। और विसर्ग क्या होता है? जिसका उच्चारण ह के समान किया जाता है। इसमें बगल में 2 बिंदी होती है, साइड में 2 बिंदी होती है। जैसे ये अ है, अ के बगल में 2 बिंदी होती है, इसको ह के साथ उच्चारण किया जाता है, ह के समान। जैसे यहाँ पे है प्रातः, फलतः, अतः।
ओके, लास्ट है अनुनासिक। इसका उच्चारण करते समय जो हवा है हमारे नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह होता है चंद्रबिंदी, जैसे चांद में चांद, मुंह, अंगूठा, दांत, ये आपका अनुनासिक हो गया। अब लास्ट आपका बचा है अल्प प्राण महाप्राण। उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो भेद हो गए, अल्प प्राण और महाप्राण। उसके साथ अघोष सघोष भी देख लेंगे। वर्णमाला में अ पहले आता है, म बाद में आता है, तो यहाँ पे पहले अ लिख लेंगे अल्प प्राण, बाद में लिखेंगे महाप्राण। यहाँ अघोष पहले आ गया, सघोष बाद में, सब बाद में आता है। अ पहले आ गया, सघोष महाप्राण बाद में आ गया। आप लोग कहीं साइड कॉपी में इस पर पूरा वर्णमाला लिख लीजिए, यहाँ जगह नहीं है। तो ख ग छ छ पूरा जो ऊपर बताए थे वहाँ से फिर काउंटिंग, क के ऊपर 1, ख के ऊपर 2, ग के ऊपर 3, घ के ऊपर 3, घ के ऊपर 4 और अंग के ऊपर 5 काउंट हो जाएगा। तो पहला और दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष हो जाएगा। ऐसे याद करिए, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष हो गया। फिर अल्प प्राण में क्या हो गया, ऑड नंबर 1 3 5, ऑड नंबर अल्प प्राण में हो गया 2 4, ये महाप्राण हो गया। अब बचा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं यर लव, और यर लव हो गए, ये होते हैं अर्ध स्वर। इनको बोलने में स्वर से ज़्यादा और व्यंजन से कम समय लगता है, कम एनर्जी लगती है। तो कम एनर्जी मतलब अल्प प्राण, जिससे समझ लीजिए कम एनर्जी मतलब अल्प प्राण। यर लव क्या हो गया, अल्प प्राण। यर लव आपके हो गए अल्प प्राण। और जो उसमें व्यंजन है उसमें ह को छोड़ के 3 स, इसको बोलने में उष्मा निकलती है, घर्षण के साथ बोलना पड़ता है, तो मतलब बोलने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो हो गए महाप्राण। बोलने में ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ा तो महाप्राण, उसमें ये क्या होगा, महाप्राण। अब ऐसे याद कर लीजिए, य र लव अल्प प्राण है लेकिन सघोष हैं, अल्प प्राण है लेकिन सघोष हैं। स महाप्राण है लेकिन अघोष हैं, महाप्राण हैं लेकिन अघोष हैं। उल्टा तीर, इधर का इधर, इधर का इधर, ऐसे। यर लव अल्प प्राण है लेकिन सघोष हैं। स महाप्राण है लेकिन अघोष हैं। ठीक, और ह बचा, तो महाप्राण के ऊपर एक ही साइड आ गया ह, ये हो गया सघोष। अब स्वर बचा, व्यंजन सारे हो गए, स्वर बचे। तो स्वर जितने होते हैं उनको बोलने में किसी बहुत आसानी से निकलते हैं, मतलब अल्प प्राण, कम वायु की जरूरत पड़ रही है। स्वर क्या हो गए आपके, अल्प प्राण। स्वर अल्प प्राण हो गए, अल्प प्राण है और सघोष हैं। स से स्वर, स से सघोष, तो ये हो गया सघोष। याद कर लीजिए, स से स्वर, स से सघोष। स्वर में अब बोलने में कम समय लग रहा है, मतलब ये हो गया अल्प प्राण। ठीक, इसको अच्छे से देख लीजिए। पहला दूसरा हो गया अघोष, तीसरा चौथा पांचवा हो गया सघोष, और ऑड नंबर हो गया अल्प प्राण, सम नंबर हो गया महाप्राण। और अंतस्थ व्यंजन हो गए, उनको बोलने में कम समय लगता है, अल्प प्राण है लेकिन सघोष हैं। उसमें व्यंजन बोलने में ज़्यादा प्राण की जरूरत है, तो महाप्राण है लेकिन अघोष हैं। ह है तो महाप्राण के ऊपर आ गया। स से स्वर, स से सघोष, और इसको बोलने में कम समय लगता है, कम प्राण की जरूरत पड़ती है, तो अल्प प्राण हो गए। यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं एक बार हम लोग। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उसमें वायु की कम मात्रा लगती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, लिख के पूरा मिला लीजिएगा। अल्प प्राण प्रथम, तिथि, पंचम और अल्प प्राण हो गए। महाप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु की अधिक मात्रा लगती है, उनको महाप्राण कहते हैं, यहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को हिंदी व्याकरण का ये पहला टॉपिक वर्ण विचार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बारे में धीरे धीरे करके देखेंगे। ओके, थैंक यू।